हेलो स्टूडेंट्स, बीटा गामा फंक्शन की लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का होता क्या है। मैंने बताया था कि जो गामा फंक्शन होता है वो क्या होता है, हर एक नेचुरल नंबर बोला जाए या पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए, बात एक ही होती है। हर एक नेचुरल नंबर को एक वैल्यू असाइन करता है। जैसे गामा 1 गामा 2, मैंने बताया था आपको कि गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में एक रिलेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि जो गामा फंक्शन होता है, फैक्टोरियल फंक्शन होता है, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। जैसे हम जानते हैं फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है, एन से लेके 1 तक का सभी नंबर्स का मल्टीपल। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। जैसे फैक्टोरियल और गामा में एक रिलेशन होता है, वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। फैक्टोरियल फंक्शन और गामा फंक्शन क्या होता है, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको पाई फंक्शन के बारे में कि पाई फंक्शन क्या होता है। जैसे आप समीशन की बात करते हो, ये होता है समीशन। हम नॉर्मली मैथ्स में वर्ड्स का यूज नहीं किया करके साइंस का यूज किया करते हैं, मतलब सिंबल का यूज किया है। हम सम नहीं लिख के समीशन का यूज करते हैं, मल्टीपल नहीं लिख के पाई का यूज करते हैं, जैसे पाई ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे समीशन ऑफ एन का यूज करते हैं, तो एन नंबर तक का समीशन पाई ऑफ एक्स मतलब एक्स नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, वैसे ही पाई फंक्शन होता है। अगर मैं एक्स, नॉर्मली एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं। तो पाई फंक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि पाई फंक्शन जो यूज होता है, हम नॉर्मल लीजेंड्स इक्वेशन में इसका यूज करें, आप आगे पढ़ोगे लीजेंड्स इक्वेशन वगैरह, उसमें इसका यूज होता है पाई फंक्शन का। तो पाई फंक्शन, गामा फंक्शन, फैक्टोरियल, इन सब में क्या रिलेशन होता है ये मैं देखता हूँ। छोटी सी बात, जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1। तो ये क्या करता है, फैक्टोरियल फंक्शन क्या करता है, हर एक नेचुरल नंबर को एक वैल्यू असाइन करता है। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब भी 1। तो यहाँ देखना आप, गामा 1 की वैल्यू होती है, गामा 2 की भी कुछ वैल्यू होती है, गामा 3 की वैल्यू भी कुछ होती है। ये कैसे डिफाइन होती है, गामा ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन। और ये जो डिफाइन होता है गामा ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन, ये होता है पाई फंक्शन से। हम इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम बीटा ऑफ एम एन देखते हैं, बीटा ऑफ एम कॉमा एन इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर एन, और ये होता है डीएक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट लग जाती है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन की लिमिट लग गई, हम जानते हैं एक होता है बीटा फंक्शन और एक गामा फंक्शन होता है। एक में लिमिट होती है 0 से 1 और एक में लिमिट हो जाती है वो 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, फिर हमने कल क्या सवाल लिया था, एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस वाई, तो यहाँ से लिमिट लग जाती है, जो 0 से 1 हो जाती है वो लिमिट क्या हो जाती है, 1 से 0 हो जाती है। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का जब यूज करते हैं तो उसमें लिमिट का भी चेंज होता है। उसके बाद जो 0 से 1 लिमिट 1 से 0 हुई थी सब्स्टिट्यूशन के कारण, वो नेगेटिव साइन के कारण वापस से चेंज हो जाती है, 1 से 0 हो जाती है। ठीक है, पहले तो लिमिट क्या होती है, 0 से 1 होती है। कैसे होती है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, तो सब्स्टिट्यूशन में 0 से 1 की वैल्यू वहां रखते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन किया था हमने वहां पे, तो पहले तो 0 से 1 लिमिट 1 से 0 बन जाती है, और वो नेगेटिव साइन के कारण वापस से 1 से 0 से 1 से 0 लिमिट वापस से 0 से 1 हो जाती है। उसके बाद वो वैल्यू को मल्टीपल्स होते नंबर्स के, वो वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो बीटा एम एन की वैल्यू क्या हो जाती है, वापस से बीटा एन एम, मतलब बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होती है। अब हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी देखेंगे, दो प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट पाई फंक्शन एक छोटा सा थ्योरम्स करेंगे, जिसमें पाई फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन होगा, और उससे बताऊंगा तुमको गामा फंक्शन में और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दो तीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
बीटा एम एन, ये हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होती है, ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं दूसरी की बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी, एक्स की पावर एम माइनस वन अपन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और dx, ठीक है। ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, बीटा एम एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई 0 से लेके इंफिनिटी और 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, एक्स की पावर एम माइनस वन, ठीक है। यहाँ एम एन में एम पहला नंबर होता है, एन हमेशा जनरली हमने दूसरा नंबर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेम एज इट इज, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, वैसे हम जो बीटा एम एन की जो वैल्यूज होती है हम जानते हैं, लिमिटेशन लिमिट क्या होती है 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इसका यूज करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। और एक्स ये जो वेरिएबल होते हैं, इस वेरिएबल की कोई एक नया वेरिएबल असाइन करेंगे, जैसे हमने वहां पे असाइन किया था y की एक्स की वैल्यू को y के रूप में, y के फंक्शन के रूप में लिखा था। जब भी हम एक दूसरे फंक्शन को एक दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं तो उसे फंक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे हमने बात की थी y को टू फंक्शन ऑफ x, जैसे अगर y को x के फंक्शन के रूप में लिखा, जैसे y को टू 1 माइनस x, तो वो क्या है, y को x की वैल्यू के रूप में असाइन किया जा रहा है। वैसे ही हम यहाँ पे x के फॉर्म में लिखना है तो हम उसको एक नई वेरिएबल के रूप में असाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको कैसे करेंगे हम, बीटा फंक्शन सिंस बीटा फंक्शन is defined as x equal to y upon 1 plus y, put in 1। हमारी वन इक्वेशन कौन सी है, ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी y की पावर एम माइनस वन अपन 1 प्लस y की पावर एम माइनस वन इंटू 1 अपन 1 प्लस y की पावर एन माइनस वन इंटू 1 अपन 1 प्लस y का स्क्वायर और dy। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। याद रखना पड़ेगा तुमको। अब दूसरी बात ये आती है कि सवाल ये आता है कि हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो तुमको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी, इस प्रॉपर्टी में तुमको ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x अपन 1 प्लस एक्स है, तो याद रखने की बात है कि x इक्वल y अपन 1 प्लस y रख देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज। अब हमको लिमिट, जब लिमिट दी हुई होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, जब लिमिट दी हुई होती है तब हमें लिमिट को भी इंटरचेंज करना पड़ता है। लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 1, जैसे ही आप 0 से 1 वैल्यू रखोगे तो ये तो क्या हो गई 0 अपन 0 0 अपन 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 अपन 1 इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट तो यहाँ पे भी 0 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखते हो तो ये क्या हो जाती है, ये डिफाइन हो जाती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू सेम एज इट इज। यहाँ dx x की जगह ये रख दोगे, उसके बाद में dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला इसको सॉल्व करते हैं हम। बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंफिनिटी से 0 y की पावर m माइनस वन ओपन 1 प्लस y की पावर m माइनस वन m प्लस n। ये 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन और ये 1 प्लस वाई की पावर ये क्या है 2, ठीक है। तो 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन, 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन और 1 प्लस वाई की पावर 2। तो टोटल देखो ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये प्लस 2, तो प्लस 2 से माइनस 2 कट गया और ये क्या आ गया m प्लस n आ गया। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया m माइनस वन को क्या लिख दिया मैंने m प्लस n लिख दिया, और y की पावर n माइनस वन ये है और dy ये है, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया dy एज इट इज।
ये क्या हो जाएगा इक्वल टू लिमिट लग गई 0 से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू dx। और ये क्या लग गया वापस से सब्स्टिट्यूशन से वापस लिख दिया हमने। ये क्या हो जाएगा y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n। ठीक है, सेम एज इट इज वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज इसको। सब वापस से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जैसे हमने लास्ट के सॉल्व में किया था। सबसे पहले x की वैल्यू को 1 माइनस वाई या जो 1 प्लस वाई रखा था, सेम एज इट इज सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने x की वैल्यू को y अपन 1 प्लस वाई रखा। उसके बाद में ये सॉल्व किया। नॉर्मली लिमिट चेंज करने आती है, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दे रखी होती है तब लिमिट को भी चेंज किया जाता है। डायरेक्ट तुम ये याद मत, नॉर्मली क्या होता है लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में लिमिट भी चेंज होती है, क्योंकि आपने ये जो लिमिट लगी होती है ये लिमिट लगी होती है, इसकी लिमिट लगी होती है। आपने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। तो अब ये लिमिट इसके अनुसार इसकी चेंज होगी, ये लिमिट इसके अनुसार x के अनुसार इसकी चेंज हो जाएगी। तो अब ये लिमिट क्या बन जाती है 0 से लेके इंफिनिटी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट चेंज करना सीखते हैं। अब आगे देखते हैं, तो इसको साथ में बाद में लिख देना, एक बार समझ लो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 2। जैसे हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब दूसरी हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे सेम एज इट इज बीटा ऑफ mn की वैल्यू हमने पहले तो देखा 0 से लेके लिमिट हो जाती है 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। सेकंड प्रॉपर्टी देख ली बीटा mn की वैल्यू हो जाती है 0 से लेके लिमिट इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपन 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 इंटू dx। अब इसी की वैल्यू को साइन थीटा और कॉस थीटा में रखेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में इसकी वैल्यू बीटा mn को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 डाल के लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम देखेंगे ये जो बीटा mn की वैल्यू होती है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में कैसे डिफाइन करा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, बीटा mn इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 कॉस की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, सिंस वी नो दैट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके 1 और यहाँ पे क्या आ जाता है 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेम एज इट इज यहाँ पे अभी हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करे कि x की पावर m माइनस 1 क्या बन जाए साइन स्क्वायर m माइनस साइन की पावर 2m माइनस 1 और ये जो टर्म्स है ये बन जाए cos की पावर 2m माइनस 1 और यहाँ dx लिखा हुआ है। तो सेम एज इट इज अगर x को साइन थीटा की टर्म्स में कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है cos थीटा। तो हम सेम एज इट इज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन वी गेट अब वो इक्वेशन लिख देना सब्स्टिट्यूट साइन स्क्वायर थीटा इन 1, ये 1 हो गई। देन वी गेट सेम एज इट इज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और ये जो बेसिक जो एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं, ठीक है, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है x की पावर m प्लस m 1 x की पावर 2 की पावर होल की पावर m है तो क्या होता है x की पावर 2m हो जाएगा। ये जो बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं ये आपको आदमी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट वही रहेगी 0 से लेके 1 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1। अब सेम एज इट इज समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर थीटा क्या इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी बीटा mn इक्वल टू सेम एज इट इज
यहाँ पे हमको लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय टू कैसे होगी, जैसे यहाँ क्या होता है सब्स्टिट्यूट किया एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 0 कब आता है, साइन 0 पे, और 1 कब आता है, साइन पाई बाय टू पे, ठीक है। मतलब समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वो वैल्यू लिखते हैं जब थीटा की वैल्यू, तो थीटा की किस वैल्यू पे 1 होता है, साइन पाई बाय टू पे। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये पाई बाय टू से लेके 0। फिर भी अभी भी अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है, भूल गए हो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट इंटरचेंज करना, तो हम आगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, इसी यूनिट में इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी है, और उसमें आप इसके और बेसिक कंसेप्ट देखोगे बीटा गामा फंक्शन के बारे में। और ये इसकी दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैं पाई फंक्शन और गामा फंक्शन में छोटा सा रिलेशन भी बताऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। ये तो हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय टू साइन की पावर 2m-1 हो जाएगा, साइन ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। सेम एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा की पावर, ये एक्सपोनेंट का रूल लगेगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की पावर n-1। 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जब एक वेरिएबल मल्टीपल में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन जब एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन की लिमिट लग गई 0 से पाई बाय टू साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 cos स्क्वायर थीटा की पावर n-1, और ये हो जाएगा साइन 2 तो आगे आएगा साइन थीटा cos थीटा और डी थीटा, ठीक है। dx की जगह क्या आता है डी थीटा, तो x है तो dx इक्वल टू क्या जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा, ठीक है। सेम एज इट इज ये किसकी वैल्यू है, बीटा ऑफ mn की, ठीक है। ये वैल्यू होती है बीटा mn की। अब आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप यूं सिंपलीफाई देख भी सको, ये एक तरीके से आपका आंसर आ भी गया। हमें क्या चाहिए, साइन की पावर 2m-1, ठीक है। साइन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हुआ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितनी टाइम्स है, m-1 टाइम्स। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितने टाइम्स है, m-1 टाइम्स, और एक और साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव में, मतलब cos स्क्वायर थीटा एक नेगेटिव में, और यहाँ पे मतलब cos स्क्वायर थीटा की पावर n इंटू कॉस की पावर -2 थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो -2 थीटा और +1 थीटा, ठीक है। पावर में देखो -2 ये और +1 ये, तो क्या हो जाएगा -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। समझ गए, मैं आपको बता देता हूँ, ये 0 से लेके पाई बाय टू साइन स्क्वायर थीटा की पावर n इंटू साइन स्क्वायर थीटा की पावर n की पावर -1। जो ये बात को समझ गए तो वो तो डायरेक्ट बता देंगे कि ये 2m-2 और +1, तो 2m-2 +1 क्या होता है, 2m-1, तो वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन एक्सपोनेंट के बेसिक रूल आना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको एक्सपांड करके लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा की पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा की पावर इंटू cos स्क्वायर थीटा की पावर -1। अब सेम एज इट इज ये क्या है, cos साइन की पावर -2 थीटा और साइन की पावर 1 थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन की पावर -1 थीटा, साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 लिमिट 0 से पाई बाय टू साइन स्क्वायर थीटा की पावर n साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1। तो क्या ये हो जाएगा साइन की पावर 2m-1 थीटा cos की पावर 2m-1 थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये हो गया आपकी बीटा mn की वैल्यू।
अब आप समझ सकते हो बीटा एम एन, जो हमने गामा फंक्शन बीटा एम एन की लिमिट होती है, याद रखना बीटा एम एन की लिमिट होती है 0 से 1 और गामा फंक्शन की लिमिट होती है 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाती है बीटा एफ फंक्शन और ये होता है, ये उसकी बाकी की दो प्रॉपर्टी होगी। अब हम देखते हैं गामा, अब हम जाएंगे गामा फंक्शन पे। ठीक है, तो गामा फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और सब उससे पहले हम एक गामा फंक्शन और पाई फंक्शन में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन से रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, पाई फंक्शन और गामा फंक्शन में मतलब डिफरेंस ही इतना है, वहां पर x की पावर n-1 होता है और वहां पर x की पावर n होता है। पाई फंक्शन में क्या होता है, x की पावर n होता है। फॉर्मूला अगर आपके पास सामने लिखा हुआ हो गामा फंक्शन का, तो गामा फंक्शन में क्या होता है, x की पावर n-1 होता है और पाई फंक्शन में x की पावर n होता है। बाकी उस फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस नहीं है और उसके अनुसार ही वो जो गामा फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि गामा फंक्शन क्या होता है और जो गामा फंक्शन में जो वैल्यूज होती है वो हर नेचुरल नंबर के लिए असाइन होती है, वो रेशनल नंबर के लिए असाइन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन गामा फैक्टोरियल फंक्शन में तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1/2, फैक्टोरियल 3/4 ऐसे डिफाइन नहीं होता है। लेकिन गामा फंक्शन के लिए हम आगे देखेंगे गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और वो रिलेशन होगा बीटा फंक्शन के लिए मेन तीन प्रॉपर्टीज हो गई, ये एक तरीके से इसकी तीन फॉर्मूलेज हो गए। बीटा फंक्शन के कौन से फॉर्मूले हो गए, एक ये, एक जो लास्ट में देखा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला, सेकंड ये और थर्ड ये तो तीन इसकी प्रॉपर्टीज या तो तीन नए फॉर्मूले और ये मेन फॉर्मूला कौन सा, ये x की पावर n-1 1 x की पावर n-1। ठीक है, और ये तीन फॉर्मूले हो गए कौन से, पहला ये, दूसरा जो लास्ट में देखा प्रॉपर्टी नंबर 2 और तीसरा ये, और चौथा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। ये बीटा फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में जब इंटरऑपर इंटीग्रल खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको बीटा गामा फंक्शन पे कुछ जो एक छोटा सा लेक्चर में एप्लीकेशन बताऊंगा कि बीटा गामा फंक्शन होता क्या है, वो कहाँ यूज होता है। नॉर्मली जैसे मैंने अभी बताया पाई फंक्शन क्या होता है, लीजेंडर्स इक्वेशंस को, वो लाप्लासियन इक्वेशन होती है, इनको सॉल्व करने में यूज किया जाता है, जो फिजिक्स में इसका यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं पाई फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन। अगला टॉपिक जाना रिलेशन बिटवीन पाई फंक्शन एंड गामा फंक्शन। पानी लिया नहीं, बड़ा प्यास लग रही है। अब हम देखेंगे गामा फंक्शन के बारे में, गामा फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल फंक्शन को, डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा फैक्टोरियल फंक्शन और गामा फंक्शन में। तो गामा फंक्शन में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि गामा फंक्शन की क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट x की पावर n-1 x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ठीक है, याद रखना कई बार ये जगह x की जगह t भी यूज किया जाता है, t की पावर n-1 e की पावर -t dt भी यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ दोनों लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी t की पावर n-1। ठीक है, ये x की जगह t आ जाता है, नया कुछ नहीं है, कई बुक्स में लिखा होता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल का यूज किया जाता है, जैसे mn की जगह कई लोग pq का भी यूज, कई बुक्स pq का भी यूज करते रहते बीटा pq। तो ये सब वेरिएबल है, सिर्फ x कई जगह t का यूज किया जाता है, t की पावर n-1 e की पावर -t ऑफ dt। तो ये दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम जनरली नेचुरल नंबर में n को यूज करते हैं। तो देखो ये क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टर हमने पढ़ा होता है, फैक्टर जैसे मैं डिफाइन करूं फैक्टोरियल 1, ये क्या हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 ये क्या हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा 24। क्या होता है, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n-1, n से लेके 1 तक का सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 सेम एज इट इज। फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, n डॉट n-1 डॉट 1। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, फैक्टोरियल n इक्वल टू n डॉट n-1 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख के हम इसको लिखेंगे
हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, देख लेना क्या लिखा है ये, n इंटू फैक्टोरियल n-1। बात एक ही है, फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, या 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखो, बात एक ही है। तो हम फैक्टोरियल n को डिफाइन करें n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो वन की फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन होता है, एक रेंज डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है, और डोमेन के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होती है। इंपॉर्टेंट बात ये दो होती है फंक्शन में, पहली बात तो ये कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, या दो सेम एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या एक तरीके से यहाँ पे क्या है, वन की इमेज बन रही है वन, हर नेचुरल नंबर को एक असाइन किया जा रहा है, किससे, दूसरे नेचुरल नंबर से। 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 है, किसी फैक्टोरियल की वैल्यू डबल नहीं होगी। जैसे 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है, ये फंक्शन में अप्लाइड नहीं है। फंक्शन में कौन सी दो चीजें होती है कि डोमेन के एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट, डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। जैसे ये दो है ए और टी, इन दो की इमेज एक हो सकती है, मान लो पी, लेकिन ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, ए की इमेज पी भी है और ए की इमेज क्यू भी है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये होता है फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो डोमेन के दो अलग एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। तो यहाँ देख सकते हो कि फंक्शन में क्या होगा कि एक जो एक फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन है उसमें एक फंक्शन की वैल्यू फिक्स नंबर होगी, एक से ज्यादा नंबर कभी नहीं होगी। तो ये क्या है, एक तरीके से f of 1, तो assign a new function such that whose image f of 1 equal to 1 and f of n equal to n dot f of n minus 1। ठीक है, now we have to search a function whose image is defined as f of 1 equal to 1 and f of n equal to n dot f of n minus 1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर इसको ग्राफ पे डिफाइन कर दो, 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी 2, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, जैसे ही 3 पे जाएंगे इसकी इमेज हो जाएगी 6। इसको पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर से तुम सुन लेना, इन पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ग्राफ में जब भी तुम दो एक लाइन बनाते हो, एक कर्व ड्रॉ करते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो डोमेन के हर एलिमेंट्स के बीच की कुछ ना कुछ इमेज आ रही है। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होती है, वो ये पॉइंट होता है। तो इसके बीच के भी एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज हो रही है, तो आप हर एक एलिमेंट की इमेज है, तो ये आप एक लाइन कर्व ड्रॉ कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 1 से 2 के बीच के किसी एलिमेंट को हम फैक्टोरियल के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। तो फैक्टोरियल 1 को 1, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखा, इसके बाद में हमने फैक्टोरियल 3 को लिखा, तो ये इसको ग्राफ को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये स्मूथ कर्व नहीं डिफाइन हो सकता। तो हम यहाँ पे पाई फंक्शन और गामा फंक्शन की बात कर रहे थे। पाई फंक्शन क्या होता है, जो n नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो n नंबर का मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार डिफाइन होता है वो हम देख रहे थे कि पाई फंक्शन जो होता है वो पाई ऑफ x से डिफाइन होता है। यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है कि जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो नेचुरल नंबर का हो रहा है, तो हम यूज करेंगे पाई ऑफ n। और मैंने अभी आपको बताया कि जो पाई फंक्शन में क्या होता है, x की पावर n होता है, गामा फंक्शन में x की पावर n-1 होता है। इतना ही डिफरेंस होता है पाई फंक्शन और गामा फंक्शन
कई फॉर्म तक सिमिलर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो पाई फंक्शन एंड गामा फंक्शन आर सिमिलर एट मेनी वेज। तो पाई ऑफ एन की तो वैल्यू हो गई 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी बताई लास्ट में कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू को तो लिख दिया हमने 1 और एफ ऑफ एन की वैल्यू को लिखा है हमने एन डॉट एफ ऑफ एन माइनस 1। जो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 की वैल्यू डिफाइन करी, वो किस प्रकार डिफाइन करी, एक फंक्शन है जो पाई फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, पाई फैक्टोरियल फंक्शन। 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2.1, 3 की वैल्यू 3.2.1, इसका मतलब 6। वैसे एफ ऑफ 1 एक नया फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 1, एफ ऑफ एन की वैल्यू एन डॉट एफ ऑफ एन माइनस 1 पे असाइन करे। इसका मतलब हम एक पाई फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, पाई ऑफ एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। पाई ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की जगह 1 रखोगे तो एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ देखना ये क्या है, फर्स्ट टर्म और ये क्या है, सेकेंड टर्म। इंटीग्रेशन किस प्रकार होता है, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन। और फर्स्ट सेकंड के चूज होते हैं आइलेट से, इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब भी आइलेट से चूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल और ये हो गया एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये तो हो गया ये, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन और प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन होगा, तो एक बार माइनस आएगा, दूसरी बार वापस से माइनस आएगा, तो वो माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस फॉर्मूला के साइन वाला माइनस। इसकी लिमिट आ गई 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, फिर से समझ लेना, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम का अवकलन 1 इंटू द्वितीय का समाकलन। तो एक बार तो समाकलन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और बाहर फॉर्मूले का एक और समाकलन होगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब लगाएंगे इसके ऊपर लिमिट, यहाँ देखना इसकी लिमिट लगेगी, इसकी लिमिट लगेगी, तो इसकी तो लिमिट 0 तो हो जाएगी, तो 0, और इन्फिनिटी आएगी, क्या लगेगी, इन्फिनिटी। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, तो हम यहाँ करेंगे एलोपिटल रूट का यूज करेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, तो ये लग जाएगा 0। ऊपर जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेकंड पार्ट में, मैं आपको फिर से समझाऊंगा इसको कि सेकंड पार्ट में जब एन टाइप डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि वहां एक्स की पावर एन रहती है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इसलिए हम एक्स को 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे और ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स ही रहेगा डिफरेंशियल, तो 1 अपन ई की पावर एक्स, सेम एज इट इज इनफाइनाइट टाइम्स, तो ई की पावर इंफिनिटी 1 अपन इंफिनिटी 0, तो ये हो गया 0। और जैसे ही हम यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे इंफिनिटी और 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 हो गया 0, तो पाई ऑफ 1 की वैल्यू आई 0। ठीक है, तो हमने पाई ऑफ 1 की वैल्यू को असाइन कर दिया 0। असाइन करना मतलब हर एक वैल्यू एक नंबर दे रहा है। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर एक दूसरी नेचुरल नंबर की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। अब हम डिफाइन करेंगे पाई ऑफ एन की वैल्यू, तो पाई ऑफ एन में हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज यही रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तब सेम एज इट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड टाइम्स का। जैसे यहाँ पर एक्स ओपन ई की पावर एक्स है, यहाँ पे क्या आ जाता है एक्स की पावर एन ओपन ई की पावर एक्स, ये एक्स की पावर एन ओपन ई की पावर एक्स आ गया। ठीक है, अब ये एक्स की पावर एन है, हम जानते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कब तक नॉन जीरो होता है, एन एट टाइम। जैसे एक्स की पावर 3 का 3 टाइम तक डिफरेंशियल वो नॉन जीरो होगा। जैसे 2 टाइम्स क्या हो जाता है 2x², 1 टाइम क्या होता है 2x², सेकेंड टाइम क्या हो जाता है 6x, और थर्ड टाइम क्या हो जाता है 6। लेकिन जैसे चौथी बार इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, एक्स की पावर 3 का जैसे चौथी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको इनफाइनाइट ओपन इनफाइनाइट की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए n+1 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो ये वैसे एज इट इज ये भी 0 हो जाएगा। और ये जो होगा ये क्या होगा, फॉर्मूले में सेम एज इट इज प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन करेंगे तो वो ये आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, वो ये आएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रख देंगे। अब यहाँ पे देखना फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, पाई को और गामा फंक्शन को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो जाता है n x की पावर n-1 e की पावर -x,
क्योंकि x की पावर n माइनस वन, n का डिफरेंशियल क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो इसका हम इस पार्ट का सिर्फ एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं और इस पार्ट का हम n प्लस वन का टाइम डिफरेंशियल करके इसको जीरो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई जीरो। और ये जो है इसमें n एक कांस्टेंट है तो n आगे आ गया और x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स dx सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया, इसको एक सॉल्व किया, वैल्यू असाइन करके सॉल्व किया। जैसे हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पे n ही रख दिया और उसका इंटीग्रेशन किया। हम क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गामा फंक्शन हो। f(1) की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ देखना पाई ऑफ n की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो प्लस क्या आया, यहाँ पे देखना फिर से जीरो प्लस n इंटू जीरो से इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। और अब यहाँ पे देखो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। हमने क्या किया, पाई ऑफ n की वैल्यू निकाली क्या, n इंटू गामा n माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या है, पाई ऑफ n की वैल्यू क्या है, पाई ऑफ n इंटू पाई ऑफ n माइनस वन। सेम एज इट इज, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक और नंबर मल्टीपल होगा। तो पाई ऑफ n का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, कि पाई ऑफ n क्या है, n नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम पाई और गामा को समझाएंगे कि पाई और गामा क्या होता है। जैसे गामा n प्लस वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n, तो ये समझ में आ गया कि पाई में मतलब क्या होता है, पाई ऑफ n का मतलब क्या होता है, n टाइम्स मल्टीपल नंबर्स का। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो वैल्यू होती है गामा ऑफ n की वैल्यू, ये गामा n की वैल्यू होती है n इंटू गामा ऑफ n। समझ गए, तो यहाँ पे देख लेना एक बार फिर से, ये क्या हो जाएगा, पाई ऑफ n इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। ठीक है, जैसे ही, क्योंकि ये क्या है, गामा ऑफ n की वैल्यू जो है, ये गामा n की वैल्यू है, पाई ऑफ n का माइनस वन। तो अब ये देखो यहाँ से क्या रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि पाई ऑफ n माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, n माइनस वन इंटू पाई ऑफ n माइनस टू। ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। अब फिर से एज इट इज पाई ऑफ n माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन इंटू पाई ऑफ n माइनस टू। सेम एज इट इज पाई ऑफ n माइनस वन का फॉर्मूले से यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, गामा ऑफ n। ये तो पाई ऑफ n की वैल्यू है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसकी, गामा ऑफ n की वैल्यू है। ठीक है, फिर से देख लेना, ये जो पूरी वैल्यू ये किसकी है, ये जो पूरी वैल्यू ये और पाई ऑफ n की वैल्यू, लेकिन ये जो वैल्यू ये किसकी आ रही है, गामा n की वैल्यू है। ठीक है, तो सेम एज इट इज गामा n की वैल्यू अगली जो लिखेंगे तो वो क्या आएगी, ये इसकी जो अगली वैल्यू लिखेंगे वो आएगी एक और n का मल्टीपल कम हो जाएगा। इसका मतलब गामा ऑफ n प्लस वन की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, गामा ऑफ n प्लस वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n। मतलब गामा ऑफ n प्लस वन में एक नंबर को छोड़ के उस नंबर से छोटे सारे मल्टीपल होते हैं गामा ऑफ n प्लस वन में। तो अब मैंने समझा दिया गामा और पाई में रिलेशन क्या होता है और गामा और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। आगे हम देखते हैं इसकी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये है गामा फंक्शन। तो आगे मैं थोड़ा और लिख देता हूँ गामा फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि गामा जो पाई ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, n डॉट पाई ऑफ n माइनस वन। ठीक है, ये क्या होती है, n डॉट पाई ऑफ n माइनस वन। और हमने क्या देखा, पाई ऑफ n की जो तो वैल्यू होती है जीरो से लेके इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। लेकिन जो गामा ऑफ n की वैल्यू होती है, गामा ऑफ n की वैल्यू ये होती है, ये इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। देख लेना यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है और यहाँ पे x की पावर n है। इसी पाई ऑफ n को लेके मैंने गामा ऑफ n को डिफाइन किया। कैसे, पाई ऑफ n की वैल्यू तो होती है n इंटू पाई ऑफ n माइनस वन, n इंटू पाई ऑफ n माइनस वन। अब जैसे इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये जो पाई ऑफ n माइनस वन ये क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू पाई ऑफ n माइनस टू। और ये कब तक चलता है, क्योंकि हमने डिफाइन कर लिया पाई ऑफ वन की वैल्यू तो क्या होती है 1, तो ये कब तक चलेगा 1 टाइम्स तक। तो ये क्या होगी n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू 3 2.1। ठीक है,
ये क्या हो गया 3 ये हो गया 3.2.1। ठीक है, ये क्या हो गया 3.2.1। इसका मतलब पाई ऑफ एन का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, पाई ऑफ एन का मतलब क्या हुआ एन से लेके 1 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये जो पाई ऑफ एन है ये किसकी वैल्यू थी, इंटीग्रेशन ऑफ गामा ऑफ एन की। ठीक है, ये जो वैल्यू थी किसकी थी, इंटीग्रेशन ऑफ गामा ऑफ एन की। और इंटीग्रेशन ऑफ गामा ऑफ एन की वैल्यू यहां से यहां तक क्या थी, n-1 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ गया कि ये जो पाई ऑफ n-1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे x की पावर n-1 आ जाता है, तो क्या है गामा ऑफ n की वैल्यू हो जाती है। तो पाई ऑफ n-1 इक्वल टू क्या आ गया, गामा ऑफ n। इसका मतलब गामा ऑफ n को कैसे डिफाइन करोगे, फैक्टोरियल n-2। तो इसको फैक्टोरियल n-1, तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख दो कि गामा ऑफ n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। समझ गए, ये है गामा फंक्शन। तो अगला टॉपिक डालना गामा फंक्शन। तो अगला पॉइंट डालना प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन की अगला हमारा पाई जो बीटा फंक्शन देखा था, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो गामा फंक्शन देख रहे। ये जो पाई फंक्शन था वो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बताया था कि जो गामा फंक्शन है वो डिफाइन कैसे होता है, गामा एन की वैल्यू आप कैसे आती है। इसके बाद पाई और गामा फंक्शन ये यूनिट खत्म होने के बाद जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल पूरा हो जाएगा तब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि जो इंटीग्रल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, ताकि आप और आसानी से समझ सको कि ये जो इंटीग्रल होता है e⁻⁻x का, ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल जो कहते हैं हम 0 से लेके इनफाइनाइट तक e⁻⁻x, ये वाले इंटीग्रल जो अनडिफाइंड होता है जो हम बोलते हैं वो क्या बोला जाता है नॉर्मली, वो जो ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है जो अनडिफाइंड हो। इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं, या तो रीमान इंटीग्रल होता है, जो सबसे पहले जो इंटीग्रल डिफाइन किया वो था रीमान इंटीग्रल। उसके बाद था लिबनिज इंटीग्रल। ठीक है, लिबेग इंटीग्रल बोला जाता है। रीमान इंटीग्रल तो क्या करता है कि इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती है, जैसे मान लो a से b अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करता है, अलग अलग इंटरवल में डिफाइन करेगा। जैसे हम फील्ड एरिया देखते हैं, ठीक है, हम छोटी क्लास में फील्ड एरिया देखते हैं। फील्ड एरिया में क्या होता है, अगर कोई भी आपको रैंडमली कोई भी कर्व दे रखा है, उसका आपको एरिया निकालना है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप उसको छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, कि वो जो एग्जैक्ट स्क्वायर का आसानी से निकाल सको, और उसके बाद छोटे छोटे एंगल्स निकलेंगे। ठीक है, जो छोटे छोटे एंगल्स जिनका आप आसानी से निकाल सको। जैसे मान लो इस टाइप से कुछ है, तो आप इसको सबसे पहले तो जैसे ये पार्ट एक हो गया, तो ठीक है, इसका अलग से निकाल लेंगे, इसका अलग से निकाल लेंगे, इसका अलग से निकाल लेंगे, इस टाइप से। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक आप गिवन जो एरिया थे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। तो वैसे रीमान इंटीग्रल क्या करता है, इंटरवल को, लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। और लिबेग इंटीग्रल इंटरवल की बात करता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, उसकी बात करता है। ठीक है, रीमान इंटीग्रल क्या करता है, इंटीग्रेशन की लिमिट को इनफाइनाइट टाइम्स तक सुप्रीम और इन्फिमम की तरह डिफाइन होता है। और लिबेग इंटीग्रल उसको इंटरवल में डिफाइन करता है। तो और सीधा सा छोटा सा डिफरेंस यही है कि लिबेग इंटीग्रल इज मोर पावरफुल देन रीमान इंटीग्रल। तो हम अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी, डेफिनेशन उसकी, गामा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n-1। पहली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी गामा ऑफ n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, ये तो हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, गामा ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1 और गामा ऑफ 1 की वैल्यू होती है, जैसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, दूसरी बात, जो गामा और फैक्टोरियल जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कब कब डिफाइन होती है, जब n या तो 0 या 1 हो।
तो गामा भी कब कब डिफाइन होगा, या जब n 0 होगा तो गामा क्या होगा 1, तो गामा 1 और 1 से डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे डाल के लिखना, गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1। तीसरा, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये n टाइम तक डिफाइन होगा। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये कहां तक डिफाइन होगा 1 तक। अब यहां से देख सकते हो n प्लस 1 n से मल्टीपल होता है, फैक्टोरियल में क्या होता है जो नंबर होता है उससे मल्टीपल होता है, लेकिन गामा में क्या होता है उससे एक नंबर छोटे से मल्टीपल से होना चालू होता है। तो ये हो गई अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसके लिए अब हम डाल देते इसके प्रूफ डाल देते जल्दी से, छोटे छोटे प्रूफ है इसके। जैसे हमने बीटा फंक्शन के प्रूफ देखे, तो इसका जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो गामा ऑफ n प्लस 1 के इसका गामा की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देते हैं। गामा ऑफ n प्लस 1 ये क्या डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx। यहाँ ध्यान देना, गामा ऑफ n की वैल्यू में x की पावर n माइनस 1 होता है, या n प्लस 1 है तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से लेके इंफिनिटी। तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n ये हो गई पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। आगे हम देखते हैं सेकंड प्रूफ, गामा ऑफ 1 की वैल्यू। पहले हमने क्या किया, गामा ऑफ n प्लस 1 को गामा ऑफ n की फॉर्म में डिफाइन किया। सिंस गामा ऑफ n इक्वल टू क्या होता है 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे हमने x की पावर n माइनस 1 कब होता है, जब यहाँ n होता है। तो यहाँ n प्लस 1 होगा तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n हो गया। सिंपली इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। अब ये x की पावर n माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, फैक्ट गामा n का। तो ये क्या हो गया n इंटू गामा n, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो स्टार्ट में 0 हो जाएगी। प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन जब करेंगे तो प्रथम जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, माइनस सेकंड पार्ट वो मैंने पाई फंक्शन अभी लास्ट आर्टिकल की उसमें पाई फंक्शन में डिफाइन कर दिया था कैसे 0 होता है। पहला पार्ट उसका, जो सेकंड पार्ट में होता है वही वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगी गामा n, क्योंकि गामा n की वैल्यू होती है ये, यहाँ से डायरेक्ट आ गया, पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल n इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1। सेकंड प्रूफ देख लेते हैं अब इसका सेम। अब इसका सेकंड का प्रूफ देखें। सेकंड क्या करें, गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1, सेम एज इट इज। गामा ऑफ n में n की जगह 1 रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिंस वी नो दैट
गामा ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. पुट एन इक्वल टू 1. पुट एन इक्वल टू 1 वी गेट गामा ऑफ 1 इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस वन. 1 माइनस वन क्या होता है 0. तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0 और ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स. ठीक है. तो जैसे ही एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने आ जाएगा. पुट एन इक्वल टू 1 वी गेट 0 से लेके इंफिनिटी. इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ये क्या हो जाएगा 1 और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स. ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स और उसकी लिमिट जब ई की पावर सॉल्व कर दू मैं ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिमिट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. तो अब यहां से देखो कि 1 अपर ई की पावर इंफिनिटी. ई की पावर इंफिनिटी क्या होता है इंफिनिटी. 1 अपर इंफिनिटी 0. तो पहला पार्ट तो हो जाएगा 0. 0 माइनस ऑफ ई की पावर 0. तो वो क्या हो जाएगा एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1. तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1. तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. ठीक है. अब तीसरा पार्ट सॉल्व कर देंगे सेम एज इट इज. गामा ऑफ n प्लस 1 जैसे हमने पहला पार्ट सॉल्व किया वैसे ही तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा. पहला पार्ट सॉल्व किया उसमें हमने क्या किया था जो गामा ऑफ n में यहाँ पे n डॉट गामा n आया था वैसे गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी n डॉट n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा. सेम एज इट इज. ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा. तो गामा ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी. एक बार करते हैं तो एक नंबर कम और उससे छोटा गामा लगता है. सेम एज इट इज. इसका लगेगा तो क्या इससे छोटा नंबर कम और उसका गामा लगेगा. ठीक है. तो गामा n प्लस 1 क्या होता है फैक्टोरियल. गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ n. ठीक है. तो अगला प्रॉपर्टीज डालते हैं अब जल्दी से. अब नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी से इसके सवाल सॉल्व करने चालू कर देंगे. ठीक है. अब हमने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली. अब इसकी जो थ्योरम्स और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे और उस 2-3 प्रॉपर्टीज और सॉल्व करेंगे. उसके बाद इसके डायरेक्ट जल्दी से सवाल होते जाएंगे. अब समझने का सिर्फ इतना था. अब इसमें डायरेक्ट जैसे n की वैल्यूज तो सवाल कैसे आएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. तो गामा की वैल्यू दी होगी वो छोटे सवाल होंगे. फिर एज इट इज गामा 1/2 इनकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे कैसे साइन की पावर m माइनस 1 कॉस की पावर n माइनस 1 से डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में इसके अलग से सॉल्व करते हैं.